हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा न्यू टॉपिक्स है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, इसमें हम देखेंगे एक्टर्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स और उसके बाद सोशल मूवमेंट्स और न्यू मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो एक लेक्चर आएगा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर, उसके बाद जो हमारा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जो होगा वो यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में व्हाट आर द एक्टर्स एंड प्रोसेसेस इन पॉलिटिक्स। हमारा मेन मसला ये है ना कि हम ये देखेंगे कि हमारा मेन पॉइंट ये करना है कि पॉलिटिकल एक्टर्स और पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस एक्टर्स एंड प्रोसेसेस रेफर टू की इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिज्म थ्रू विच पॉलिटिकल डिसीजन आर मेड एंड इम्प्लीमेंट। दीज एक्टर कैन बी बोथ फॉर्मल्स एंड इनफॉर्मल्स। फॉर्मल्स लाइक गवर्नमेंट यूजुअली, इनफॉर्मल्स लाइक मीडिया प्रेशर ग्रुप्स। The process include election policy and political implements and representative. Political process actors एंड प्रोसेसेस का मतलब वो लोग और सिस्टम होते हैं जो राजनीतिक चलाते हैं और जिसमें वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो फार्मल और इनफॉर्मल में हो सकते हैं, फार्मल में आप जे बता सकते हैं गवर्नमेंट्स और पार्लियामेंट्स, और इनफॉर्मल्स में जैसे मीडिया, एनजीओ वगैरह। तो और जो प्रोसेस होता है उसमें मतलब इलेक्शन बनना, इलेक्शन पॉलिसी बनाना, वोटिंग और पॉलिटिकल डिबेट की बात है। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि एक गवर्नमेंट को बनाने में, एक सोसाइटी को बनाने में दो चीज़ों का मेन रोल अदा होता है। ये सबसे पहले देखिए फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल होगी कि एक स्ट्रक्चर बेस पे किसी चीज़ के ऊपर काम करना, लाइक स्कूल हो गए या फिर कहीं चीज़ और हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये एक स्ट्रक्चर बेस, ये फॉर्मल के थ्रू चलते हैं। और इनफॉर्मल में हो गए जैसे कोई स्टूडेंट ग्रुप्स हो गया प्रोटेस्ट के लिए या कुछ ऐसी डिबेट्स के लिए, तो वो इनफॉर्मल हो। तो इसमें हम देख सकते हैं फॉर्मल में हमारी किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट की, जुडिशरी की, पार्लियामेंट की, जहाँ पे रिटन चीज़ें हों, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे चीज़ें हों। और जो इनफॉर्मल होता है उसमें मीडिया प्रेशर ग्रुप्स वगैरह का रोल अदा होता है। अगर हम शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है उसमें जो फर्स्ट लेटर है उसको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के बेस पे यूज़ किया। तो सबसे पहले देख सकते हैं GPMERAM। ठीक, आप अपने हिसाब से भी इस चीज़ को आप मतलब देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो जी फॉर गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट जो है कि एक फार्मल का एक्टर्स है, और पॉलिटिकल प्रोसेस जो भी ये भी एक फार्मल है एक्टर, और मीडिया जो है इनफॉर्मल है, और इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस है, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि एक्टर और प्रोसेस की टाइप्स में ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो फॉर्मल एक्टर होता है, और मूवमेंट जो होती है वो इनफॉर्मल एक्टर होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एक्टर्स की बात करें, सबसे पहले जो है फार्मल की बात करें, इसमें जो फार्मल में आता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में क्या चीज़ आती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो एनसी वगैरह सब आते हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस कमीशन की बात करें, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है। और ब्यूरोक्रेसी की बात करें, इसमें जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होती है। ठीक, फार्मल में आप ये चीज़ कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर वे में, एक मतलब फ्री चीज़ के हिसाब से, मतलब उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, जैसे गवर्नमेंट का हो गया, पॉलिटिकल पार्टी का हो गया, इलेक्शन कमीशन का हो गया, और ब्यूरोक्रेट का हो गया। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में ये है कि लोकसभा में ला बनना, ये गवर्नमेंट का काम है फार्मल। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी चीज़ जो है एक फार्मल के थ्रू पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे थ्रू हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फार्मल। तो अगर इनफॉर्मल की बात करें तो इसमें इनफॉर्मल में आ गया मीडिया, एनजीओ और प्रेशर ग्रुप्स। अगर इसमें ये देख सकते हैं कि आप देखें कि प्रेशर ग्रुप्स की हम बात करें तो रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुए हैं या रिसेंटली जो भी बिल आता है, तो उसमें आप देखेंगे कि मतलब प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मीडिया का इन्फ्लुएंस हो जाता है, जैसे न्यूज़ डिबेट के ऊपर बात करना, एनजीओ जो सिविल सोसाइटी हो जिसमें जैसे ग्रीन पीस या अंधा अन्ना आंदोलन की बात करें, और प्रेशर की बात करें जैसे फार्मर यूनियन हो गया, बिजनेस लॉबी हो गया, तो ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें देख सकते हैं शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट था उसमें भी एक जो था कि इनफॉर्मल का रोल अदा किया गया था। ठीक है,
अगर हम बात करें इलेक्शन पॉलिटिकल प्रोसेस में, इस पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या चीज़ आती है कि इलेक्शन आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है, पॉलिटिकल पॉलिसी आ जाती है, पब्लिक ओपिनियन आ जाती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ जाती है। अगर इलेक्शन की बात करें, इसमें डेमोक्रेसी का मेन रोल अदा आ जाता है, जिसमें हम वोटर की बात करते हैं, वोटर और लीडर की बात। अब रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव में क्या कह सकते हैं कि लोग जो है सरकार को अपनी को बनाते हैं, अपनी वॉइस देते हैं, पॉलिसी में लॉ वगैरह बनाना, और पब्लिक ओपिनियन में ये भी कह सकते हैं मीडिया, सोशल मीडिया का मेजर, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वोटिंग, रैलीज, प्रोटेस्ट में मेंबरशिप के। अगर देसी एग्जांपल की बात करें, देसी एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं लोकसभा जो इलेक्शन है इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस भी होता है, निगरा का लॉन्च भी होता है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। अगर हम देखेंगे कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ भी गया तो किस हिसाब से आएगा, तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है एसेंशियल रीज़न की बात होगी, तो इसमें ये एग्जांपल के तौर पे ये कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ये एसेशन दे सकते हैं। और रीज़न की बात करें, दे आर नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रीज़न दे सकते हैं। तो आप इस हिसाब से जो है अपने जो है पेपर तैयार रखें तो क्वेश्चन आ भी सकता है। तो अगर हम बात करें कि कीवर्ड से रिमेंबर की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन हो गई कि जनता की आवाज़, पार्टिसिपेशन हो गई, वोटर टर्नआउट, रैलीज, इलेक्टोरल प्रोसेस में वोटिंग का तरीका, और पॉलिटिकल एक्टर में जो है रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में, और प्रोसेस की बात हो रही है कैसे डिसीजन लिया जाता है। अगर हम समरी की बात करें तो फॉर्मल में क्या आ जाता है, पार्लियामेंट और इंस्टीट्यूशन, और इनफॉर्मल में आ जाता है मीडिया और सोसाइटिकल, और पॉलिटिकल प्रोसेस इलेक्शन में आ जाता है डायनेमिक सिस्टम्स, और डिसीजन मेकर में आ जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के। एक इलेक्शन होता है वो किस बेस पे होता है, इसका मेन पर्पस क्या है, कि अगर इलेक्शन हो रहे तो वो उस बेस की कैटेगरीज क्या है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ेंगे। जो सबसे हमारा पहला है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें पीआर की बात हो रही है। इन दिस सिस्टम्स सीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन proportions of numbers of voters each party receive, the aims is fair and accurate representative। ठीक, इस सिस्टम में सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोपोर्शन के हिसाब से, जितने वोट्स हर पार्टीज को मिलते हैं, मकसद फेयर और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब इसमें ये कहा गया था कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए प्रोपोर्शन के हिसाब से, जितने वोट्स हर पार्टी को मिलते हैं, वो मकसद उसका सही रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करेंगे सिंगल ट्रांसफ़र वोट्स की बात करें, एसटीवी की बात करें, तो उसमें सबसे पहले जो है किसने डेवलप किया था, किसने इस थ्योरी को लाया गया था, तो इस डेवलप किया था थॉमस ने। और वोटर रैंक जो थे कैंडिडेट इन ऑर्डर फॉर प्रेफरेंस यूज मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनस वोट एलिमिनेटेड कैंडिडेट आर ट्रांसफर एज पर नेक्स्ट preference requires a quota drop here to wins use राज्य असेंबली इंडिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड सीनेट। तो थॉमस ने डेवलप किया था। वोटर अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट को रैंक करते हैं। ये मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होता है। जो कैंडिडेट एलिमिनेट होते हैं उनका वोट नेक्स्ट प्रेफरेंस को ट्रांसफ़र होता है। इतने के लिए कोटा ड्रॉप हेयर चाहिए होता है। राज्यसभा इंडिया आयरलैंड में आप देख सकते हैं, जैसे आप राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें ये चीज़ जो होती है इम्प्लीमेंट हो जाती है। जैसे राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं वो ए बी सी डी कैटेगरी, आप इनको क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोकसभा के इलेक्शन में हो सकता है होता है कि आप सिर्फ एक मतलब लीडर्स को वोट दे सकते हैं, चाहे मतलब आप बीजेपी को दो या कांग्रेस दो या किसी एक बंदे को, लेकिन आप राज्यसभा के इलेक्शन में आप ऐसे वोट नहीं दे सकते। आप उसमें ये कह सकते हैं, अगर एक को आप प्रेफरेंस दे के 1 2 3 4 ऐसे प्रेफरेंस देंगे। अगर आप देखेंगे कि जो ये देखेंगे कि कौन से बंदे हैं जो कि इसमें क्या है नीचे कम आ रहे हैं, जो मेजोरिटी से जो लोगों के पास, उनको कट करके फिर उसके बाद हिसाब करेंगे। जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस का वाला बंदा जो है वो फेल हो गया तो आप सेकंड प्रेफरेंस बंदे को मतलब आपके वोट देखेंगे, फिर इस थर्ड प्रेफरेंस को। तो इस बेस पे जो होता है कि आप इस इलेक्शन को करते हैं। मतलब इसमें ये है कि आप सभी जो लीडर हैं उसको वोट कर सकते हैं विद प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि पार्टी लिस्ट की बात करें, पार्टी लिस्ट सिस्टम, इसमें ये होता है कि पार्टी जो रिप्रेजेंट करती है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की, पीपल वोट करते हैं पार्टी नॉट इंडिविजुअल, सीट्स आर गिवन ए प्रोपोर्शनल टू पार्टी वोटर्स यूज इजराइल, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। इसमें ये कहा जाता है कि पार्टी कैंडिडेट जो रिप्रेजेंट करती है, लोग इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं पार्टी को वोट देते हैं, सीट पार्टी वोट्स को प्रोपोर्शनल में मिलती है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसराइल, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना। अगर हम बात करें कि
मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल की, तो इसमें ये कह सकते हैं एफटीपी और पीआर दोनों सिस्टम को कंबाइन करते हैं। वोटर के पास दो वोट होते हैं, वोटर के पास दो वोट होते हैं, एक लोकल कैंडिडेट के लिए, दूसरा पार्टी के लिए। फाइनल सीट्स वोटर प्रोपोर्शन के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। जैसे जर्मनी में आप क्या कह सकते हैं, कहाँ पे, जर्मनी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, नेपाल हो गया, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है, हम ये देख सकते हैं मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम। इसमें हम ये देख सकते हैं मेजोरिटेरियन सिस्टम में प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंट करते हैं वो अलग काम करते हैं। ये वोटर को सीट में तब कन्वर्ट किया जाता है जब किसी कैंडिडेट की पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट एक कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। इसमें आप शॉर्ट ट्रिक से ये याद कर सकते हैं कि जीतने वाले को सीट मिलेगी, चाहे मेजोरिटी हो या सबसे ज़्यादा वोट। तो ये कह सकते हैं कि जो जीतने वाला मेजोरिटी में ये हो गया कि एक बंदा जो है, जैसे 100% का वोट सिस्टम है, आप ये कह सकते हैं 100% से वोट सिस्टम, अगर किसी पार्टी को जीतना है तो उसको 51% लाना पड़ेगा, ठीक। तो आप ये सकते हैं इंडिया में लोकसभा में जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेते हैं वही जीतते हैं, चाहे उसके पास 50% से कम हो या ज़्यादा हो, तो उसे मैटर नहीं करता। ये मेन मकसद यही है कि अगर आपके पास सबसे ज़्यादा वोट्स हैं, चाहे आप 40%, 20%, 30% वोट क्यों ना हो, अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप वो चीफ इलेक्शन जीत जाएंगे, ठीक। अगर हम बात करें कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ऑफ एफटीपी, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इसमें आप अपने क्लैरिफिकेशन अपने सिस्टम को अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं, सबसे पहला ये है कि मोस्ट वोटर विन्स विदाउट मेजॉरिटी। तो कुछ इसमें यह है कि बहुत से लोग जो हैं वो जीत जाते हैं विदाउट मेजॉरिटी। यूज्ड इन सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल बट कैन बी अनफेयर टू स्मॉलर पार्टीज यूज्ड इन इंडिया, लोकसभा, यूके, कनाडा। इसमें यह कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वोट्स वाले विनर होते हैं, मेजॉरिटी ज़रूरी नहीं। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूज़ होता है, सिंपल है लेकिन छोटी पार्टीज़ के लिए अनफेयर हो सकता है। इंडिया, लोकसभा, यूके में आप ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ये कह सकते हैं कि जो बंदा के पास वोट ज़्यादा है, चाहे उसके पास मेजॉरिटी हो या ना हो, तो वो जीत सकता है। अगर हम बात करें कि टू राउंड सिस्टम की बात करें, टीआरएस की, इसकी शॉर्ट फॉर्म में, ये आप याद कर सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टीआरएस की फॉर्म क्या है, ठीक। या टू राउंड सिस्टम की या टीआरएस की फुल फॉर्म बता सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं, इफ नो वन गेट मेजॉरिटी इन फर्स्ट राउंड, टॉप टू गो फॉर सेकंड राउंड, इंश्योर विनर हैज मेजॉरिटी रोल, यूज्ड इन फ्रांस, जर्मनी एंड अर्जेंटीना। इसमें ये कहा गया था अगर पहले राउंड में मेजॉरिटी नहीं लेते तो वो सेकंड टॉप कैंडिडेट दो दूसरे राउंड में जाते हैं, ये इंश्योर करते हैं विनर को मेजॉरिटी सपोर्ट मिले। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है, इसमें फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना की बात हो रही है। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव वोट्स की बात करें तो इसमें एवी की बात हो रही है। इसमें सबसे पहले ये है कि वोटर कैंडिडेट को अपनी पसंद के आर्डर में रैंक करते हैं। अगर पहली राउंड में मेजॉरिटी नहीं तो सबसे पहले वोट को कैंडिडेट को हटा दिया जाता है, वोट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये प्रोसेस तब चलता है जब तक मेजॉरिटी नहीं ले सकती। इसमें बात करें कि ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है, ठीक। अगर कंपलसरी वोटिंग सिस्टम की बात करें, इसमें ये कहा गया है कि सम कंट्रीज जो थी, कुछ देश जो थे मेजॉरिटी बना लेते थे कि सिटीजन को वोट देना पड़ता है, नहीं तो पेनल्टी होती है। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीनिया, बेल्जियम, तो इसमें सिंगापुर, पेरू। तो इसमें ये कह सकते हैं कि कंपलसरी वोटिंग सिस्टम है, अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस टर्म की बात करें, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस टर्म है वो गैरी मेंडलिंग की बात हो रही है, जिसमें रीड रैंक इलेक्ट्रिक बाउंड्री तो हर पार्टी गेंद की बात हो रही है। इसमें यह कहा जाता है इलेक्ट्रोल बाउंड्री को इस तरह बदलना है कि अपनी पार्टी को फ़ायदा हो। और उसके बाद इफेक्टिव थ्रेश की बात हो रही है, इसके पीआर के में सीट जीतने के लिए मिनिमम वोट की लिमिट। इलेक्टोरल कॉलेज में ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट की इनडायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ वोट इलेक्टर को चुनते हैं जो फिर वोट करते हैं। और रेन फॉर इलेक्शन की बात करें, जब पहले इलेक्शन में मेजॉरिटी ना मिले तो दूसरे इलेक्शन में होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म आप याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, सबसे पहला जो फैक्ट्स है, DH मेथड इसमें यूज़ किया है, यूज्ड इन पीआर सिस्टम इन यूरोप। यूरोप के पीआर सिस्टम के DH मेथड यूज़ किया जाता था। अगर हैरी और ड्रॉप कोटा की बात करें, इसमें यूज्ड इन STV
डिटरमाइन विनर, एसटीवी सिस्टम विनर डिसाइड करता है कि हारे और ड्रॉप कोटा यूज़ होता है। तो उसके बाद फ्रांस की बात करें, फ्रांस में जो है टू सिस्टम जो होता है, टू राउंड सिस्टम की बात हो रही है, और आरसीबी में जो है रैंक चॉइस वोटिंग यानी कि पॉपुलरिटी की बात हो रही है। सीक्रेट बैटल में यूज्ड इन कहाँ से हुआ था, साउथ ऑस्ट्रेलिया में 1856 में। और बेंथम और अगर मिल्स की बात करें, बेंथम फॉर सीक्रेट वोटिंग, मिल फॉर ओपन वोटिंग। ठीक, तो आपको ये दो थिंकर्स का भी पता चल गया। बेंथम जो थे वो ये चाह रहे थे कि जो वोटिंग होनी चाहिए वो सीक्रेट होनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मिल ये कह रहे थे कि जो भी वोटिंग हो वो क्या नहीं, ओपनली होनी चाहिए। अगर इंपॉर्टेंस बुक्स की बात करें हम इलेक्ट्रोल सिस्टम की, तो आप ये देख सकते हैं अरेंथ की बुक जो थी इलेक्ट्रोल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम। अरेंथ की नेक्स्ट जो बुक थी वो पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके बाद गर्लर और मिचर की बुक्स कंपैरेटिव इलेक्ट्रोल सिस्टम। और उसके बाद बिपा नूरिस की जो बुक्स थी वो इलेक्ट्रोल इंजीनियर थी। स्टीवन की जो बुक्स थी वो वोटर एंड वायलेंस की बात थी। और डेविड की जो थी वो रिप्रेजेंटेशन एंड इनइक्वलिटी। और गार्नर मिचेल की जो बुक्स थी वो पॉलिटिकल ऑफ इलेक्ट्रोल सिस्टम। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं इनकी जो दो बुक्स थी वो दोनों का नाम सेम है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट है कि हम ये देख सकते हैं कि रिसेंट जो अपडेट हुई थी तो उसमें मेजॉरिटीज़ के जो इलेक्ट्रोल सिस्टम था उसका क्या रोल था। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं मेजॉरिटी इलेक्ट्रोल सिस्टम में मेजॉरिटी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव से अलग होती है, ये हमें पता है। ये वोट के सीट में कन्वर्ट करती है कैंडिडेट या पार्टी को एडवांटेज देकर। उनके पास ज़्यादा वोट्स होते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, जीतने वाले को सीट मिलनी चाहे उसके पास मेजॉरिटी हो या ना हो। अगर एग्जांपल की बात करें, हमने ऊपर पढ़ लिया था लोकसभा इलेक्शन। अगर रिसेंट अपडेट की बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि कई देश जैसे इंडिया में अब इलेक्ट्रॉन वोटिंग सिस्टम ईवीएम की बात हो रही है कि 7 वोटर वेरीफाइड पेपर अडल्ट ट्रायल वीवीपी का यूज़ करती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बदले और इलेक्शन फ्रॉड कम हो। तो इसमें ये कह सकते हैं 2019 इलेक्शन में ईवीएम प्लस वीवीपीएटी का इलेक्शन सिस्टम यूज़ किया था, जिसमें वोटर अपने वोट पेपर स्लिप देख सकते थे जो मशीन में रिकॉर्ड होती थी। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं ये जो था इलेक्ट्रोल सिस्टम में जो था एक नया अपडेट आया था। अगर नेक्स्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो था आरसीवी रैंक चॉइस वोटिंग, इसमें ये था कि रैंक चॉइस वोटिंग में जहां वोट अपने पसंद के कैंडिडेट को रैंक करते थे दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे थे, क्योंकि ये अनफेयर रिप्रेजेंटेटिव देता था। अगर बात करें किस कंट्रीज़ की बात हो रही है तो उसमें जो था यूएसए की कई सिटी में आरसीवी इम्प्लीमेंट हो रहा है, जहाँ पहले से ही मेजॉरिटी सिस्टम चला करता था। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन इलेक्शन। तो इसमें ये कह सकते हैं सोशल मीडिया के अब वोटिंग ओपिनियन बनने में इंपॉर्टेंट रोल करता था, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की वजह से इलेक्शन रिजल्ट को नेगेटिव इफेक्ट होने में डर लगता था। ठीक, तो उसमें ये कह सकते हैं 2024 में यूएसए का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल कर दी थी, जिसमें न्यू रॉयल बनाए गए थे। अगर हम समरीज की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं सबसे पहले जो है, अगर सिस्टम की बात करें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है, इसमें जो वोटिंग मेथड था वोट फॉर पार्टीज कैंडिडेट और की फीचर की बात हो रही है सीट फॉर प्रोपोर्शनल टू वोट्स। और एग्जांपल की बात करें साउथ अफ्रीका, इजराइल और इंडिया जो थी राज्य मतलब इंडिया में राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, इसमें ये मैंने ऑलरेडी कहा गया था कि यहाँ पे क्या होता था कि एक जो इलेक्शन था वहाँ पे क्या था कि आप एक टाइम पे सभी जो आपके लीडर्स हैं और आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना वोट दे सकते हैं। और सिंगल ट्रांसफर में ये था कि रैंक कैंडिडेट थे, वोट ट्रांसफर होता कोटा सिस्टम, जिसमें कौन सी कंट्री थी, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगर नेक्स्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, इसमें 2 वोटर कैंडिडेट की बात हो रही थी। मिक्स फॉर एफटीपी पीआर, जिसमें एग्जांपल की बात करें जर्मनी न्यूजीलैंड की बात हो रही थी। फर्स्ट पास्ट इन पोस्ट एफपीटी की बात हो रही है, सिंगल वोट की बात हो रही है। आप इसमें देख सकते हैं विनर मोस्ट वोट इंडिया और यूके की बात हो रही है। 2 राउंड सिस्टम में क्या होगा, मेजॉरिटी जो होती है अगर विनर नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट जो है अगर नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएगी, जिसमें फ्रांस और ब्राज़ील की बात हो रही है। अगर अल्टरनेट की बात हो रही है तो इसमें क्या था, रैंक जो थे कैंडिडेट को मतलब किया जाता है कैंडिडेट रीडिस्ट्रीब्यूट इलेक्शन अंटिल मेजॉरिटी जब तक नहीं। अगर डिलिमिटेशन की बात करें, इसमें ये कहा गया था नई सेंशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से बाउंड्री बनाया गया ताकि जो है बराबर रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर इलेक्ट्रोड सिस्टम की बात करें, इसमें यह कहा गया था पॉलिटिकल डोनेशन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इलेक्ट्रोड बॉन्ड पर आए थे, पर उसकी वजह से जो कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई थी। ठीक, अगर कहीं हम देख सकते हैं वोटर अपैथी एंड लो टर्न, इसमें ये कह सकते थे टर्नआउट, इसमें कई देश जो थे पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट इंटरेस्ट की कमी या गलत जानकारी की वजह से वोटिंग में कमी
आई थी। तो इसमें ये कह सकते हैं मेनी कंट्री फेस डिक्लेयरिंग वोटिंग टर्न आउट ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये भी चीज़ आ गई। अगर बात करें नेक्स्ट की, जो अब इलेक्ट्रो मतलब यूज़ ऑफ AI इंटेलिजेंस जो थी वो भी यूज़ हो रही थी इलेक्शन में। इलेक्शन मिनोरिटी जो ऑब्जर्व कर रहे थे, इंक्रीजिंग यूथ पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। अगर हम बोनस की बात करें तो उसमें हर वोटर जो अपने हिसाब से वोट होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी और रिफॉर्म्स के साथ बात हो रही थी। अगर नेक्स्ट की हम टॉपिक्स की बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसमें पार्टी सिस्टम है। ठीक है, पार्टी सिस्टम ऐसा होता है कि जिसमें आइडियालॉजी, गोल्स और कनेक्ट पब्लिक कॉन्टेक्ट्स के मतलब साथ किए थे। इसमें ये कहा गया था कि पार्टी सिस्टम का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी के बीच में इंटरेक्शन सिस्टम, उनकी आइडियालॉजी, गोल्स और पब्लिक इंटरेस्ट के से उनकी कनेक्शन, मतलब ऐसी पार्टी सिस्टम होने जिसके साथ आप इंटरेस्ट लेके आप अपना काम करें, आप उनकी जानकारी ले सकते हैं, आप सुन के काम करें। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, पार्टीज का नेटवर्क, पार्टी सिस्टम। अगर देसी एग्जाम्पल की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं कि इंडिया में कांग्रेस या बीजेपी सिर्फ मैनिफेस्टो के लिए नहीं है बल्कि आइडियालॉजी और हिस्ट्री के बेस पे भी जुड़ती हैं। तो आप ये कह सकते हैं इंडिया में जो भी पार्टी सिस्टम है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो ये अपने आइडियालॉजी, अपने बिलीफ, अपने कस्टम से मतलब वो भी उसको इम्प्लीमेंट, इसका ये मैनिफेस्टो नहीं है कि सिर्फ क्या करना है कि मतलब सिर्फ मतलब अपना काम मतलब हो गया, तो ये आइडियालॉजी बेस पे भी करते हैं। अगर बात करें कि टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में जो हम बात कर सकते हैं, नो पार्टी सिस्टम, इसमें क्या है, कोई पार्टी सिस्टम नहीं है। अगर इसमें कोई है, इसमें हम क्या कहते हैं, मोनार्की होती है। इसमें किस कंट्रीज की बात हो रही है, इसमें सऊदी अरब और ओमान की बात है। सिंगल पार्टी सिस्टम में होती है, इसमें होती है सिर्फ एक पार्टी सिस्टम होती है। इसमें कौन सी कंट्री आती है, चाइना, नॉर्थ कोरिया। और डोमिनेट पार्टी सिस्टम होती है, इसमें क्या होती है, मैनी पार्टी बट वंस रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये कहा गया था कि एक पार्टी जो है वो पूरे रूल कॉन्स्टिट्यूशन करती है। पार्टी तो होती है पर एक ही पार्टी बार बार जीती है। इसमें साउथ अफ्रीका, इंडिया प्री इंडिपेंडेंस 1965 की बात हुई। ठीक, और डेमोक्रेसी है लेकिन जीतती वही है जो मतलब पॉपुलर हो। ठीक, अगर टू पार्टी सिस्टम की बात करें, दो पार्टी सिस्टम की बात हो रही है, तो इसमें यूएसए और यूके की बात हो रही है। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम की बात हो रही है तो इसमें ये कैसे सब मतलब कई पार्टी जो हैं कंप्लीट करती हैं ताकि वो इलेक्शन को जीते, तो इसमें इंडिया की बात हो रही है। ठीक, मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम इसमें आ गया मोनार्की के। वन पार्टी सिस्टम में इसे आप ये समझ सकते हैं कि जिसमें टोटलियरिज्म को अथॉरिटेट प्रेसिडेंट मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम का होता है कि मतलब सिर्फ एक पार्टी हो, जैसे चाइना हो गई। तो अगर टू पार्टी सिस्टम आ गया तो इसमें यूएसए वगैरह। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम में आप ये देख सकते हैं कौन है, तो इसमें इंडिया वगैरह आ गए। और वन पार्टी सिस्टम में होती है एक ही पार्टी जो है बार बार डोमिनेट करती है। ठीक, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारा अब ये है कि थिंकर्स ने, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के थिंकर्स ने पार्टी को किस हिसाब से बांटे। सबसे पहले जो है अल्मोड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो अल्मोड ने अथॉरिटेरियन पार्टीज में डिक्टेटर जैसे कंट्रोल कहा गया था, और मतलब इसने चार पार्टी सिस्टम कहा गया था, अथॉरिटेरियन पार्टीज, फिर उसका डोमिनेट डेमोक्रेटिक पार्टीज, उसके बाद कॉम्पिटिटिव टू पार्टी सिस्टम और कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी। अथॉरिटेरियन में डिक्टेटरशिप की जैसे बात की थी, और उसका डोमिनेट्स में बात की एक पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और उस टू पार्टी सिस्टम का कंपटीशन और मल्टी पार्टी वो तो पता ही है कि मतलब कई जो पार्टी है वो मिलके क्या करें, इलेक्शन लड़े। तो उसके बाद ये कह सकते हैं जब जो मॉडिफाई क्लासिफिकेशन थी एक और थिंकर से उन्होंने की क्लासिफिकेशन की जिसमें इंडिस्ट्रिक्ट बाई पार्टीज की बात हो रही है, डिस्टिंक्ट बी पार्टीज की बात हो रही थी, फिर उसके मल्टी पार्टी सिस्टम की बात हो रही थी, डोमिनेट पार्टी की बात हो रही थी, ब्रॉड वन पार्टी सिस्टम, नैरो वन पार्टी और टोटोरियन। तो इसमें ये कह सकते हैं कि थिंकर्स ने जो है अलग से, अगर ब्रॉड वन पार्टी की बात करें थोड़ा फ्रीडम्स, और उसके बाद नैरो वन पार्टी की फुल कंट्रोल, और टोटल कंट्रोल की बात हो रही है टोटोरियन। ठीक, मल्टी पार्टी सिस्टम में आपको पता ही है कि क्या होनी चाहिए, बहुत सी पार्टी होनी चाहिए, और वन पार्टी सिस्टम में होता है कि क्या कि एक ही पार्टी क्या करे, पूरे रूल को डोमिनेट करे। तो इसमें डोमिनेट हुआ कि कैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। अगर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें था दरवर्गर की क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले उन्होंने दो की बोला था, इसमें प्लूरिस्टिक सिस्टम में टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम्स, और नॉन प्लूरिस्टिक में वन पार्टी सिस्टम, डोमिनेट पार्टी सिस्टम। प्लूरिस्ट की में बोला था कि जहां लोगों के पास चॉइस हो, और नॉन प्लूरिस्ट में जहां सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट करे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कांग्रेस का सिस्टम जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1967 तक, तो तब तक क्या थे, डोमिनेट पार्टी थी। ये किसने कहा था, राजनी कोठारी ने कहा था। ठीक, अगर उसके बाद हम नेक्स्ट देखें बुलेंडेड क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन की, तो उसमें यह कहा गया था टू पार्टी सिस्टम, टू एंड हाफ पार्टी सिस्टम्स,
मल्टी पार्टी सिस्टम्स, उसके बाद मल्टी पार्टी विदाउट डोमिनेट। इसमें यह कहा गया था कि दो पार्टी का फाइट होना, दो पार्टी एक छोटी स्ट्रॉन्ग पार्टी, उसके कई पार्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स और कई पार्टी कोई क्लियर विनर नहीं। अगर उसके बाद नेक्स्ट की बात करें पोलराइज वर्सेस मॉडरेट मल्टी पार्टी सिस्टम्स की, बस स्टोरी की बात करें तो उसमें ये कहा गया था मॉडरेट में क्या था कि पार्टी कोऑपरेट कर रही थी कन्वेंस टू सेंटर, और पोलराइज में थी कि बिग आइडियोलॉजी गैप्स की बात हो रही थी, जिसमें हम बात कर रहे थे एंटी सिस्टम पार्टीज की बात हो रही थी, अनस्टेबल कोलिशन की बात हो रही थी। इसमें ये एक मॉडरेट में कहा गया था कि सब मिलकर क्या करेंगे, सेंटर पे राज करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। और पोलराइज की बात हो रही थी कि सब अपनी ही साइड लेते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, अनस्टेबल गवर्नमेंट। ठीक, तो मॉडरेट जो था मिट के चलो, पोलराइज फटा के चलो। अगर उसके बाद हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, सबसे पहले जो थ्योरी थी वो किसकी थी, डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें जो थी JL प्लोम्बरा, इसमें जो था आइडियोलॉजी ये थी कि क्या होना चाहिए, पार्टीज टूल ऑफ मॉडर्नेशन। इसमें यह था कि जो वो पार्टी टूल्स हैं उसको मॉडर्नाइज किया जाए। नेक्स्ट जो था वो हम देख सकते हैं, नेक्स्ट जो था उसमें यह था स्पर्चुअल थ्योरी। इसमें जो सतोरी की बात हो रही है, इसमें यह कहता है पार्टी लेफ्ट या राइट में खड़ी है या मैटर नहीं करता। इसमें यह कहता है पार्टी लोकेशन मैटर और राइट लेफ्ट स्पेक्ट्रम। तो इसमें यह कहा गया था परमिशन थ्योरी, इसमें डेरवर की बात हो रही है। इसमें क्या कहा गया था कि पार्टीज ग्रो फ्रॉम विद इन सोसाइटी। उसके बाद पॉलिटिकल डेव पार्टी की बात हो रही है, उसमें जो थिंकर्स थे वो कौन से, पल्बोरिया वेनवाइनर की बात हो रही है। इसमें पार्टी इंजीन ऑफ पॉलिटिकल डेव्स, इसमें ये कहा गया है पॉलिटिकल पार्टीज ग्रोथ होती है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कैसे ग्रोथ हुआ है। अगर डेमोक्रेसी की बात हो रही है, इसमें स्टोरी की बात हो रही है, इसमें ये कहा गया था डेमोक्रेसी का इंजीनियर पार्टी। इसमें क्या कहा था कि डेमोक्रेसी के लिए क्या है, पार्टी की इंस्टेंस होनी चाहिए। न्यू थ्योरी द डेमोक्रेसी की बात करें, इसमें सच पीटर की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि रेशनल वोटर मॉडल होना चाहिए कि वोटर फ़ायदा दे के वोट करते हैं। ठीक, अगर हम देखेंगे रिसेंट एग्ज़ाम में जो अपडेट्स और जो UGC नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया एवोल्यूशन जो पार्टी थी 2024 में, 2014 से BJP जी ने न्यू क्रिएट पार्टी सिस्टम कहा गया था। इसमें क्या कहते हैं, डोमिनेट पार्टी सिस्टम। इसमें हंजेरिंग जो अंडर वो क्या कहा था, कॉम्पिटेटिव की बात, इसराइल की बात हो रही है। उसके बाद राइज ऑफ एंटी, इसमें यह होता है कि पार्टी सिस्टम यूरोप्स में स्पेशली इन फ्रांस, लेपेन, स्पेन, इटली एग्जाम्पल पोलराइज प्लूरिज्म। इसके बाद हम देख सकते हैं रीजनल पार्टी सिस्टम जो था वो ग्रोथ स्टार्ट हुआ है, कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद 2024 में आप ये देख सकते हैं मल्टीपल पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो, जैसे अभी आप देख सकते हैं 2024 के इलेक्शन में जो तो हुआ था, उसमें भी आप ये चीज़ देखेंगे कैसे कांग्रेस ने और मिलकर पार्टीज ने जो थी वो अपनी क्या की थी, एक सरकार बनाई थी। उसके ऊपर क्या कहते हैं, कोलिशन बना के क्या कर रहे थे कि एक जो मतलब पार्टी थी उसके ऊपर काम किया जाए। ठीक, तो मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब एक मेहन अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो वो कौन है, इंडिया है। अगर उसके बाद हम समरी टेबल की बात करें, उसके बाद हमारे जो थिंकर्स का हम देखें, थिंकर्स क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक्स और टाइप्स की बात करें, अल्मोर्ड ने जो थिंकर जो थे वो अल्मोर्ड थे, उनकी क्लासिफिकेशन लॉजिक क्या था, नेचुरल ऑफ कंट्रोल की बात करें। अगर टाइप्स की बात करें उसमें अथॉरिटेरियन, डोमिनेट्स, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर डिवर्जर की बात करें, नंबर ऑफ पार्टीज में वन पार्टी, सेकंड पार्टी और मल्टी पार्टीज की बात करें। अगर स्टोरीज की बात करें उसमें उन्होंने किसकी बात की थी, आइडियोलॉजी और कंपटीशन। इसमें वन पार्टी सिस्टम, सेकंड पार्टी सिस्टम, मॉडरेट और पोलराइज मल्टी की बात है। और जब की बात करें क्लासिफिकेशन पार्टी सेटअप, इंस्टेंट ऑफ टोलरेट। अगर बॉन्डल की बात करें, वोट शेयर की बात करें, इसमें मल्टीपल डोमिनेट्स और मल्टीपल डोमिनेट की बात हो रही है, दो से ढाई मतलब मल्टीपल डोमिनेट पार्टीज होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले एक पार्टी सिस्टम में हम ये कह सकते हैं पार्टी सिस्टम है क्या। पार्टी सिस्टम यही होता है ना कि एक कैसे एक मतलब कैसे एक गवर्नमेंट के काम करेगी, कैसे एक हम आइडियोलॉजी, गोल्स, एटीट्यूड दिखाती है, कैसे हमें उस चीज़ का पता करें। इसका मेन रोल यही होता है कि ये बताती है कि कैसे पार्टी को पावरफुल कम्पेट करती है, लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो हमने ये ऊपर पढ़ लिया था कि अल्मोंड की जो थी वो बुक्स जो पार्टीज मतलब कौन सी टाइप्स की बताई थी, अथॉरिटेरियन बताई थी, डोमिनेट बताई थी, कॉम्पिटेटिव मल्टी पार्टी सिस्टम बताई थी। जेम्स जब की बात करें तो उसने बी बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम की बात की थी। डोमिनेट पार्टी, ब्रॉड वन पार्टी, नैरो वन पार्टी, टोटलियन। तो हमने ये ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा था वो भी हमने
एडजस्टमेंट थ्योरीज की बात करें, जेपी पोलोरिस की बात करें, स्पर्चर थ्योरी की बात करें, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट थ्योरीज की बात करें। तो नेक्स्ट जो हमने ऊपर पढ़ लिया था, जो नो पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, डोमिनेट पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम और पोलराइज में ये कहा गया था कि ज़्यादा पार्टीज जिनकी आइडियोलॉजी बहुत अलग होती है, अनस्टेबल होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, उसमें इटली वगैरह आते थे। अगर पोलराइज की बात करें, मॉडरेट की बात करें, तो उसमें ये कहा गया था कि लेस नंबर ऑफ पार्टीज मूव टूवर्ड सेंटर इजी कोलेशन। इसमें ये था, कहा गया था कि सब सेंटर एक तरफ जाते हैं। अगर पोलराइज की बात करें, बिग आइडियोलॉजी गैप, सम पार्टीज आर एंटी सिस्टम्स। उसके बाद ये कहा गया था, सब दूर जो थी आइडियोलॉजी वो मेन होती है, अनस्टेबल होती है। अगर उसके बाद हम बात करें कि जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्या क्वेश्चन है, तो उसमें ये कहा गया था कि देयर इज़ ए लार्ज आइडियोलॉजी डिस्टेंस बिटवीन पार्टीज विद अ स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ रेडिकलिज्म। इसमें ये कहा गया था कि दिस कोटेशन वाज आस्क्ड इन जून 2023 सेकंड शिफ्ट। इसमें जो रिलेटेड था वो पोलराइज मल्टी पार्टी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें आप ये देख सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स में ये होता है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स ऐसा ऑर्गेनाइज लोगों का ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट या पॉलिसी डिसीजन लेती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है बिना इलेक्शन लड़ते हुए। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स ये होता है कि ऐसा ग्रुप्स, ऐसा आप खुद आप घर में देख सकते हैं कि ऐसे ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं कि हाँ यार, जैसे हम अपना अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमने भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ग्रुप बना दिया। तो ऐसे ही होते हैं कि ग्रुप्स बनाना, कि उसके ऊपर काम करना, अपनी मर्जी से काम करना और उसके बाद लोगों की हेल्प करना और उसके बाद सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करना। ठीक, अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करना तो इन्फ्लुएंस करना कि विदाउट इलेक्शन की बात हो रही है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम ये देख सकते हैं जिसमें फार्मर यूनियन की बात हो रही है, उसके बाद ट्रेड यूनियंस की बात हो रही है, तो ये भी एक अलग से ग्रुप्स होते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे भी अलग टाइप मतलब ग्रुप्स होते हैं, जैसे ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद अनऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो था टेबल फॉर्मेट में देख सकते हैं टाइप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या है। सबसे पहला जो था इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ग्रुप्स में होता है, इसमें जो बिजनेसमैन और वर्कर्स की बात हो रही होती है। और प्रोफेशनल में हो गए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह हो गए। और प्रमोशनल जो थे वो जो वर्क काज करते इशू वगैरह। और रीजन जो थे RS चर्च ग्रुप्स या इस्लामिक्स के जो भी ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर बात है। और नोमिक्स ग्रुप्स की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं कि मतलब बिना प्लानिंग के बताए जैसे प्रोटेस्ट करने के लिए मॉब। ठीक, अगर इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि सरकारी इंस्टीट्यूशन जैसे आर्मी जो अंदर से प्रेशर बनाती है। अगर उसके बाद हम देखेंगे थ्योरी रिलेटेड टू इंटरेस्ट ग्रुप्स, इसमें ये कह सकते हैं प्लूरिस्ट थ्योरी रॉबर्ट डॉल की। इसमें मल्टीपल ग्रुप्स को कंपेल्ड किया जाता था फॉर इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल्स, उसमें अलग ग्रुप्स को कंपेल्ड करते हैं। अलाइड थ्योरी में ये हमने ऑलरेडी पढ़ कर लिया था। अलाइड थ्योरी का मतलब ये होता है कुछ गिने चुने लोग जो हैं पूरे सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल करें, पूरी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करें। ठीक, ग्रुप थ्योरीज क्या होता है कि डेविड की बात हो रही है, इसमें ये कहा गया था पॉलिटिक्स जो मेनली जो ग्रुप बेस्ड होते थे उसमें पॉलिटिकल बेस्ड स्ट्रक्चर की बात हो रही, स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो था उसमें ये था कि कोऑपरेटिस्ट थ्योरी से इसमें फ्लिप्स की बात हो रही थी। तो इसमें ये गवर्नमेंट फार्मली रिकोगनाइज कर रही थी, नेगोशिएट कर रही थी कि गवर्नमेंट खुद ऑफिशियल ग्रुप से डील कर रही। अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ग्रुप्स के पॉजिटिव और नेगेटिव बात क्या होती है, सबसे पहले पॉजिटिव ये होता है कि मतलब मोनिटी जो भी होते हैं तो उनकी बात करें, हर लोगों की बात हो रही। इसमें नेगेटिव की पॉजिटिव ये होता है, नेगेटिव ये हो गया कि मतलब कैन बी प्रमोट नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट की बात हो रही है। मतलब देखिए अच्छे और बुरे दोनों जो हैं वो ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब हो सकते हैं। कभी सेल्फिश की बातें हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है। उसमें ये होता है कम्युनिटीज़ की बात है, लेकिन कभी कभी अपना फ़ायदा से भी मतलब काम करना स्टार्ट है, पैसा लगा कर डिसीजन बदलते हैं और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ठीक, अगर रिसेंटली एग्जांपल की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं फार्मर प्रोटेस्ट की बात कर सकते हैं, MNP की बात कर सकते हैं और क्लाइमेट एक्शन की बात कर सकते हैं। अगर हम मतलब बुक्स की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं अल्मोंड की जो बुक्स ही आप ये देखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। और उसके बाद रॉबर्ट डॉल की बात करें तो पॉलिटिस्ट थ्योरीज की बात करें, पावर। उसके बाद CW बिल्स की बात करें, पावर अलाइड्स की बात करें और डेविड्स की बात करें द गवर्नमेंट प्रोसेस की भी। और जी एलमोंड की बात करें, इसमें स्ट्रक्चर फंक्शनल प्लस इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात हुई। आई होप ये आपको चीज़ समझ आ रही होगी।
तो हमने पढ़ लिया है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और इसको कैसे चीज़ को काम किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है, हमने इससे पहले पार्टी सिस्टम पढ़ा था, तो उसको ऑलरेडी आपको पता चल गया पार्टी सिस्टम में क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम वो देखेंगे कि सोशल मूवमेंट्स की बात हो रही है। सोशल मूवमेंट्स क्या होता है? सोशल मूवमेंट्स जो होता है कलेक्टिव एफर्ट की बात हो रही है, जिसमें पीपल को किया जाता है कि सोशल पॉलिटिकल और कल्चर चेंज के बारे में बात की, जो लोग मिलकर काम करें और सोसाइटी को अपलिफ्ट करें, उसको सोशल मूवमेंट कहते हैं। ठीक, मिल के काम करें और उसके ऊपर काम अच्छे से करें ताकि जो है सोसाइटी अपलिफ्ट होए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके वहाँ से अबाउट सेक्शन पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्विज़ के लिए। जो क्विज़ होते हैं वो 8:30 PM पे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें कि मेन कंपोनेंट की बात क्या हो रही है सोशल मूवमेंट्स में। सबसे पहले ये है ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर गोल होता है कि डिमांड होती है। और आइडियोलॉजी की बात करें, इसमें ये कहा गया था बिलीव सिस्टम बिहेव द मूवमेंट्स। और स्ट्रेटेजी की बात करें, इसमें प्रोग्राम थे, स्ट्रेटेजी, इवेंट्स, प्रोटेस्ट की बात हो रही है। और लीडरशिप की बात करें, इसमें सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर और फॉर्मेलिटी की बात हो रही है। अगर हम बात करेंगे ओल्ड मूवमेंट्स और न्यू मूवमेंट्स में डिफरेंस क्या है। ओल्ड मूवमेंट्स जो थी वो टाइम पीरियड कब था, 19 और मिड 20 सेंचुरी में। इसमें हम ये देख सकते हैं लेट 20 सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक, इसमें फोकस जो था वो क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक्स लेबर्स की बात हो रही थी। और जो नेक्स्ट जो न्यू में था वो आइडियालॉजी था, कल्चर था, इन्वायरमेंट था, मतलब डिफरेंस बेस पे जो थे, मतलब सोशल मूवमेंट्स की बात हो रही थी। इसमें हम आइडियालॉजी की बात करें तो इसमें सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट की बात हो रही है। इसमें पोस्ट मार्क्सिस्ट और आइडेंटिटी बेस्ड हो रही थी। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें सेंट्रलाइज टॉप डाउन लीडरशिप था, इसमें डिसेंट्रलाइज था, नेटवर्क बेस्ड था। अगर मेथड की बात करें, स्ट्राइक, यूनियन, पब्लिक पॉलिटिकल ऑफिस, इसमें मीडिया प्रोटेस्ट और सिंबॉलिक एक्शन की बात करें। अगर गोल्स की बात करें, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही थी। इसमें इसमें रिकॉग्नाइजेशन, राइट्स, ऑटोनॉमी की बात हो रही। इसमें स्केल की बात करें, मोस्टली नेशनल थे, ऑफ्टन ग्लोबल ट्रांस की बात, एग्जाम्पल की बात करें, वर्कर मूवमेंट पीजेंट, इसमें फेमिनिस्ट की बात करें, क्लाइमेट एक्टिविस्ट की बात करें। ठीक, तो अगर हम ये देख सकते हैं इसका OSM की डिफरेंस क्या है, तो इसमें ये था कि क्लास लेबर्स की बात हो रही थी और उसके बाद NSM में जो थी कल्चर आइडेंटिफाइड राइट की बात हो रही थी। अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो उसमें एक ओल्ड सोशल मूवमेंट्स की बात करें, 1974 में जो था मूवमेंट्स बाय JP, क्लास बेस्ड जो थी, गवर्नमेंट करप्शन की बहुत बात होती। और नर्मदा बचाओ जो थी तो वो राइट, इन्वायरमेंट्स राइट, शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो थी वो एक क्या कहती न्यू सोशल मूवमेंट्स की बात होती है। अगर हम देखेंगे इसमें थिंकर्स क्या थे, इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनके क्या थी, सबसे पहले जो था वो स्ट्रक्चर स्ट्रेन थ्योरी थी। इसमें नेल की बात हो रही थी। इसमें ये कहा गया था सोसाइटी ब्रेक डाउन करे, स्ट्रेन मूवमेंट्स की बात करें, पॉलिटिकल प्रोसेस की मॉडल की बात करें, इसमें डी मैकडेम की बात करें, इसमें मूवमेंट्स एमरजेंस होती थी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी। इसमें कल्चर आइडेंटिफाई की बात करें, जे जेनसन की बात करें, इसमें ये था क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे कल्चर और सेंटर मूवमेंट्स की बात करें। और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन थ्योरी की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि क्रॉस नेशनल कॉन्टैक्ट बोस्ट मूवमेंट्स की बात कर रहे थे। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की मेटलिज्म की बात करें, इसमें शिफ्ट इकोनॉमिक कल्चर की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की बात, तो आप ये शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं SPCGR। अगर हम देखें कि न्यू सोशल मूवमेंट्स की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि सबसे पहले आइडेंटिटी बेस्ड होता है। इसमें जेंडर, कास्ट, LGBT क्या राइट्स, फिर उसके बाद ग्रास रूट की बात हो रही थी, नॉन वायलेंट की बात हो रही, क्लाइमेट प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, जो एक ये प्रोटेस्ट हुआ था मी टू प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, सोशल मीडिया की बात हो रही थी। तो इसमें ये कहा गया था कि अगर हम सोशल मूवमेंट्स की बात करें, न्यू सोशल मूवमेंट, नई सोच, आइडेंटिफाई कल्चर, डिसेंट्रलाइजेशन, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात हो रही है। अगर उसके बाद हम देखेंगे पॉपुलर बुक जो थी UGC नेट में पूछी जा रही थी, आप उसमें देखते हैं पॉपुलर पावर्स इन मूवमेंट्स, सिडनी टर्व्स की बात है, सोशल मूवमेंट 1768 की, 2012 की, पॉलिटिकल प्रोसेस की बात हो रही है। इसमें आप ये देखते हैं पुअर पीपल्स मूवमेंट्स की बात हो रही है, न्यू सोशल मूवमेंट्स की बात हो रही है। और उसके बाद सोशल मूवमेंट्स इंट्रोडक्शन, इसमें देख सकते हैं डायना की जो थी बुक्स देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे
स्टेज का बोल सकते हैं कि सोशल मूवमेंट्स की ब्लोमर और टिल्ली के हिसाब से जो इमरजेंस था उसमें ये कहा गया था कि पीपल फील प्रॉब्लम्स बट नो कलेक्टिव एक्शन। ठीक, लोग प्रॉब्लम देखते लेकिन उनके पास कोई एक्शन नहीं लेते थे, वो कलेक्टिव गुड्स नहीं था। और उसके बाद नेक्स्ट जो था वो कंसेंस की बात करें, पीपल ऑर्गेनाइज एंड प्रोटेस्ट बिगन। और उसके बाद जो था नेक्स्ट में जो था वो क्या किया, लोगों ने जो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अगर उसके बाद ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात करें, इसमें स्ट्रक्चर लीडरशिप प्लानिंग की बात करें, उसके बाद डिक्लाइन की बात करें, ड्यू टू सक्सेस फेलियर कोऑपरेशन और रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसमें ये हो सकता है इमरजेंस कोऑर्डिनेशन। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं डिक्लाइन की। अगर हम देखा जाए कि रिसेंट जो हुआ सोशल मूवमेंट 2022 से 2025 में, तो इसमें ये देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो मी टू थी 2017 में, जो जेंडर राइट्स की बात हो रही थी, मूवमेंट्स की बात हो रही थी। ब्लैक लाइव्स मैटर जो था, एंटी रेसिज्म यूएसए की बात हो रही थी। फ्राइडे फॉर फ्यूचर की बात करें 2018 की बात हो रही। फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें 2020 2021 की। शाहीन बाग की जो है वो 2019 से 2020, इसमें NDCA प्रोटेस्ट की बात हो रही जिसमें वुमेन्स को लेड किया गया था। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करें कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट की चेंज की बात रही, इसमें ये था कहा गया था कि कैसे क्लाइमेट्स की बचाना है, कैसे उसके ऊपर काम करना है। इंटरसेक्शन मूवमेंट्स की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि आजकल मूवमेंट सिर्फ एक प्रॉब्लम या नहीं बल्कि प्रॉब्लम को एक साथ उठाते हैं, जैसे दलित फेमिनिस्ट या क्वेयर इकोलॉजी। इसमें ये कहा गया था कि इंटरसेक्शन मूवमेंट दलित वुमेंस की बात हो गई, फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज की, या फिर उसके बाद वुमेंस के रिलेटेड बात होगी, तो उसमें ये चीज़ कह सकते हैं। अगर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो वुमेंस ने जो मतलब प्रोटेस्ट उठाई थी, उसमें शाहीन बाग की बात करें, दिशा रवि की बात करें, क्लाइमेट्स के ऊपर बात की थी जो अरेस्ट हुई थी 2020 में, ईरान वुमेंट्स की बात करें, वुमेन लाइफ फ्रीडम की बात हुई थी। अगर हम उसके बाद ग्लोबल्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी कहानी बन गई है दुनिया ज़बानी, लोकल से ग्लोबल बनने के ज़माने हैं भाई। तो उसमें ये कह सकते हैं जो एग्जांपल है, तो उसमें ये कह सकते हैं हांगकांग प्रोटेस्ट हो रही थी, जस्टिस फॉर मनीषा की बात हो रही थी, सेव फॉर मोलन जिसमें इंडिया ग्लोबल इन्वायरमेंट ज्वाइन हुए थे। तो अगर रिसेंट एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जून 2020 में पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरीज की बात हो रही थी, जून 2022 में जो थी न्यू सोशल मूवमेंट्स की बात हो रही थी, 2021 में जो थे वुमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक, और 2025 में भी क्वेश्चन आया था। तो आप ये चीज़ इसको लाइटली ना कि क्वेश्चन कहीं भी शायद मे बी न्यू सोशल मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आया। अगर हम बात करें कि हमें न्यू सोशल मूवमेंट्स में क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ता होना चाहिए नाम ऑफ मूवमेंट्स का, फिर ईयर पता होना चाहिए, और उसके बाद आइडियोलॉजी और मेथड क्या था, ऑनलाइन था, ऑफलाइन था या मीडिया था। ठीक, अगर हम बात करें ये पूरी लिस्ट लिखी हुई है सोशल मूवमेंट्स की जो 2025 तक है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं 2020 मूवमेंट्स, 9/11 ट्रूथ मूवमेंट्स। उसके बाद एक्ट्स की बात करें, एक्ट ऑफ टी एंटी कैपिटलिज्म, उसके बाद एंटी कॉन्जुलिज्म, एंटी कॉर्पोरेट एक्टिविज्म। मैंने इसमें अच्छे से लिखा हो, आप इस चीज़ को अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। एंटी लिबरलिज्म, ब्लैक लाइव्स मैटर्स की बात हो रही है, डीकोलोनाइजेशन की बात हो रही है, उसके बाद अर्थ फर्स्ट की बात हो रही है। या मैंने इसको अच्छे से लिखा है, अब जब मैं इसको PDF शेयर कर दूंगा आप इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये मैंने इसको 2025 तक अपडेट लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखें। अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा चैनल जो है वो ग्रो हो जाए। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स होगा वो एक टॉपिक्स बच रहा, हम उसको कंप्लीट करके हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ आपको कोई डाउट या कुछ क्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से है वहाँ वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ PDF मिल जाएगी। और उसके बाद जो टेलीग्राम ग्रुप्स है, अगर आपको स्टडीज़ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप 8:30 PM पे जो है हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप्स पे डेली क्विज होते हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो क्विज जो स्टार्ट हो रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरीज के टॉपिक्स वाइज चल रहे हैं, तो आप वो क्विज दे सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मतलब जो चैनल का नाम है, आप हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी ग्रुप, टेलीग्राम उसके बाद ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का ग्रुप मिल जाएगा, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।